अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज बैंक निफ्टी का जो क्लोज़ मिला है हमको, वो चार्ट पर जो क्लोजिंग है वो 51,430 की है और जो एडजस्टमेंट प्राइस है वो 51,317 है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट से ज़्यादा है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट प्राइस है। देखिए, कई लोगों को डाउट रहता है कि चार्ट की क्लोजिंग और एडजस्टमेंट प्राइस का ये जो डिफरेंस है ये होता कैसे। तो एक सिंपल तरीका समझ लीजिए, जो भी प्राइस का 3:15 के बाद का मोमेंटम होगा वो मोमेंटम एडजस्ट कर दिया जाएगा क्लोजिंग के बाद। तो एक्चुअल क्लोजिंग क्या मानी जाएगी? जो 3:15 PM पर मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है उसके नियर अबाउट आपकी क्लोजिंग मानी जाएगी। जैसे लास्ट की ये 3 कैंडल, ये 3:15 की कैंडल की क्लोजिंग 315 के आसपास हुई, तो वही यहाँ पर हमको प्राइस की क्लोजिंग देखने को मिलती है। आप देखिए 317 के आसपास की। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस ने मूवमेंट किया वो पूरा एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है, कई लोग ऐसे डाउट में रहते हैं कि ऐसे सेशंस में जब क्लोजिंग में एक चार्ट और एडजस्टमेंट क्लोजिंग में डिफरेंस हो तो क्या किया जाए। मैं एक आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। एक ही बात ध्यान रखिए कि प्राइस अपनी क्लोजिंग के पहले कैसे मूवमेंट से क्लोज किया है, बस एक ही पॉइंट है कि क्लोजिंग हुई कैसे है। जैसे कल के सेशन में प्राइस गिर कर बंद हुआ, आपने देखा ना, कल के सेशन में प्राइस क्या हुआ, जब क्लोजिंग का समय आया तो गिर कर बंद हुआ। तो ये ट्रेंड आपके लिए ज़रूरी है, ये एडजस्टमेंट कितना हुआ है ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 3:15 के बाद जो पोस्ट मार्केट होता है उस समय नेक्स्ट सेशन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट ना की जाए, उससे पहले कर ली जाए। अगर आपको STBT करना है, सेल टुडे बाई टुमारो, या फिर BTST करना है, बाई टुडे सेल टुमारो। ठीक है, कुछ भी आपको करना है तो 3:15 के पहले अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कीजिए। तो जो पोस्ट मार्केट का इम्पैक्ट होगा वो आपकी पोजीशन पर नहीं दिखेगा। नहीं तो कई एक बार आपके साथ ऐसे होगा कि आप 200 का प्रीमियम खरीदेंगे, उसका क्लोजिंग का प्राइस जो आएगा वो 150 160, तो वो जो डिफरेंस है वो पोस्ट मार्केट के प्राइस का डिफरेंस है। ठीक है, वो एडजस्ट होगा ही होगा। बस इतना ध्यान रखना होता है। हमारे लिए वो मोमेंटम ज़रूरी है कि क्लोजिंग के पहले प्राइस ने क्या इम्पैक्ट दिखाया। जैसे कल के सेशन में जब क्लोजिंग का टाइम आया तो प्राइस का क्या मोमेंटम था? डाउनवर्ड्स, नेगेटिव क्लोजिंग कहते हैं। तो प्राइस की क्लोजिंग वीक थी तो नेक्स्ट सेशन का प्राइस कैसा होगा? वीक होगा। कौन से सेशन, नेक्स्ट सेशन में किस हाफ का प्राइस वीक होगा? फर्स्ट हाफ का प्राइस कंफर्मेशन है कि वीक होगा। ठीक है, और जितनी नेगेटिव क्लोजिंग उतना ज़्यादा वीकनेस। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो 2 पॉइंट सामने आते हैं, समझिए ध्यान से। पहला ये, अगर किसी प्रीवियस डे की क्लोजिंग बाजार में गिर कर बंद हुई है, कोई भी प्रीवियस डे मार्केट गिर कर क्लोज किया है, तो अगले सेशन की जब शुरुआत होगी, ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला ये है कि प्राइस में कभी भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे। मतलब जितने भी खरीदारी के सेटअप बनेंगे वहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल बात है। ठीक है, फिर क्या ट्रेड करेंगे? जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके फेवर में अगर आपको कुछ ट्रेड करने को मौका मिलता है तो आप उसको ट्रेड करेंगे। जैसे कल बाजार गिर कर बंद हुआ तो आज की पहली कैंडल कैसी बनती है? एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो प्राइस की क्लोजिंग वीक है। मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल का जो बिहेवियर है वो क्या है? वो पॉजिटिव है। इससे क्या समझ आता है कि बाइंग साइड अगर कोई मौका मिलेगा तो भी हम छोड़ देंगे। ये ट्रेंड ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, यही आपके एसएल हंटिंग की सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि आप प्रीवियस डे क्लोज पर ध्यान नहीं देते। जैसे आज की क्लोजिंग कैसी है? एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। बाजार जब बंद होने को आया तो चढ़कर बंद हुआ। तो कल के सेशन मॉर्निंग में पहले आधे घंटे में अगर प्राइस में कोई बिकवाली का मौका मिलेगा तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाए। बाजार को आधे एक घंटे में एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद अगर नेगेटिव प्राइस हो जाता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, पहले आधे घंटे पूरा मौका, 1 घंटे तक बाजार को मौका दिया जाता है। जैसे आज के पहले, कल की क्लोजिंग कैसी है? नेगेटिव है। आज की पहली कैंडल पॉजिटिव है, फिर उसके हाई ब्रेक होने की कोशिश कर रहे हैं तो प्राइस की 2 कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिव लगातार क्या कर रही हैं? पहली कैंडल के हाई के अंदर क्लोज कर रही हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब हम लोग पॉजिटिव कंसोलिडेशन को समझ रहे थे तो इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है या फिर दोबारा से आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल दोपहर 1:45 का जो सेशन हम लोग करते हैं वो हम लोग पॉजिटिव कंसोलिडेशन का एक सेशन कर लेंगे। अगर आप पिछला सेशन देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप प्रीवियस सेशन को भी देख सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिए,
पॉजिटिव कंसोलिडेशन में मैंने आपसे बात कही थी कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन जब बॉटम पर होगा ना, तो उस समय ट्रेंड तो नेगेटिव ही होता है। जब बाजार गिर रहा हो उसका ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव प्राइस में जब नेगेटिव ट्रेंड है उसका, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज तो देखी नहीं जा सकती। उस समय अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है तो एक ही तरीका है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन। एक नेगेटिव प्राइस में बाइंग अप्रोच या बाइंग के माइंडसेट से हम लोग जब बैठेंगे तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है चार्ट पर, वो है पॉजिटिव कंसोलिडेशन। दोहराइए मैंने बात को, समझिए कैसे। पॉजिटिव कंसोलिडेशन बायर के इम्पैक्ट को दिखाता है, उसके बिहेवियर को दिखाता है कि लास्ट कैंडल अगर इस तरीके से बना, अगर वो हैमर कैंडल है, इसका मतलब है बायर का लास्ट बाइंग प्राइस क्या है, उस कैंडल का लो। मान लेते हैं इस कैंडल का कोई प्राइस 100 रुपए से गिरकर आया है और 90 के लो लगा रहा है, ठीक है। और लास्ट जो कैंडल बना है उसका लो है 90 रुपीज़ और उसका जो हाई है वो है 91, 91 रुपया उसका हाई। इस पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बिहेवियर में मैंने क्या कहा, ये जो 90 रुपए का खरीदार है, अब अगली 3 से 4 कैंडल्स जो कि हॉट कैंडल्स कही जाती हैं, वो आइडेंटिफिकेशन करती हैं बायर अच्छा है या नहीं। अगर बायर अच्छा है तो अपने लास्ट बाइंग प्राइस से हमेशा ही प्राइस का कंसोलिडेशन दूर कराने की कोशिश करेगा, एक डिस्टेंस रखेगा कि सेलर अगर इंपैक्ट में कोई शॉर्ट सेलिंग करता भी है स्विंग हाई के पास, तो उसका लास्ट बाइंग प्राइस नहीं ब्रेक होना चाहिए। वो एक अच्छे बायर की पहचान है। तो उसके लिए क्या करते हैं बताइए, उसके लिए प्राइस अगली 3 से 4 कैंडल कितना भी नीचे आए, क्लोजिंग उसका कहाँ होना चाहिए, पहली कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। अगर अगली 3 से 4 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ट्रेड करता रहे इस कैंडल के हाई के ऊपर और क्लोज के टाइम पर इसके अंदर आकर क्लोज करे, हाई के अंदर 91 के अंदर 90-50 90-60 ऐसे क्लोज कर रहा है, तो समझ लीजिए प्राइस एक नया लो लगाएगा या फिर यहाँ पर एक ट्रैपिंग होगी, एक बार शॉर्ट दिखाया जाएगा, उसके बाद बाजार लौट कर स्विंग हाई ब्रेक करेगा। दो कंडीशंस बनती हैं बाइंग की उस समय, ठीक है। एक तो शॉर्ट सेलिंग की कंडीशन बनती है, लो ब्रेक करेगा, एक नया लो लगाएगा, वो तय है। अगर प्राइस लौट कर अंदर आया, फिर जब स्विंग हाई ब्रेक होंगे तब आप कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव है, ये लास्ट कैंडल पॉजिटिव है और इसके ऊपर लगातार 2 कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं है, एकमात्र कैंडल का क्लोजिंग मिला है। तो आपको क्या समझना चाहिए, एक नेगेटिव प्राइस की क्लोजिंग के बाद ये एक नेगेटिव बिहेवियर है, यहाँ पर बाइंग अप्रोच से नहीं जाना चाहिए। इससे क्या आपको बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो लोग पहले ही कैंडल के हाई ब्रेक होने पर बाइंग करते हैं, 915 की कैंडल को कई लोग ट्रेड करते हैं। मैं बिगनर ट्रेडर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार आपको ये बताता हूँ, अगर आप बाजार में नए हैं, वॉलेटिलिटी को हैंडल करना नहीं जानते हैं, तो पहले आधे घंटे से 45 मिनट या 1 घंटे के प्राइस को छोड़ दीजिए, वो आपके लिए पहला घंटा नॉन ट्रेडेबल है। उस वॉलेटिलिटी को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, प्राइस को एडजस्ट होने दीजिए, एक मौका दीजिए बाजार को, उसके बाद अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कीजिए सर, है ना। अगर आपको समय हो गया, स्किल बेहतर है तो आप कर सकते हैं। जिसको ये आइडेंटिफिकेशन पता है, जिसका प्राइस पर स्किल स्ट्रांग है, वो इस बात चीज़ को समझ लेगा। तो यहाँ पर जो लोग पहली कैंडल के हाई ब्रेक होने पर बाइंग करते हैं, तो उनकी ट्रैपिंग तय थी। क्यों? क्योंकि कल की क्लोजिंग नेगेटिव थी और प्राइस का पहला कैंडल जो बना वो एक नेगेटिव कंसोलिडेशन के बिहेवियर के साथ चल रहा है। ऐसे समय पर हमको बाइंग करनी चाहिए नहीं, अगर मौका मिले तो भी छोड़ देना चाहिए। अगर स्विंग हाई ये ब्रेक भी हो जाता तो भी लॉन्ग करने के लिए कोई भी पोजीशन नहीं बनी, तो फिर क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए अपॉर्चुनिटी का कि मार्केट आपको एक मौका देगा, तब आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो बाजार ने मौका दिया और ये लो ब्रेक किए, उसके बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ एग्जीक्यूशन कहीं कर रहे हैं, तो आपको एक ये मोमेंटम मिलता है 51,500 से, और जो प्राइस लो लगाता है वो लो लगाता है 50,800 के पास, ठीक है। इस तरीके के प्राइजेक्शन को आपको ट्रेड करना आना चाहिए। जैसे अब आज की क्लोजिंग कैसी है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। अब इस पॉजिटिव क्लोजिंग में मॉर्निंग में आपको कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके साथ तो आप जा सकते हैं, लेकिन पहली ही कैंडल में अगर शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले तो थोड़ा वेट कीजिएगा। वो आपका अगर डाउन साइड मोमेंटम करेगा भी प्राइस, तो पहले एसएल हंटिंग जरूर कर देगा, ये तय, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के कल आपको पोजीशंस को प्लान करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमारे लिए क्या क्या जरूरी है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम फ्रेम से आगे बढ़ेंगे। जैसे बिगर टाइम फ्रेम को पहले देखेंगे और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक डेली टाइम फ्रेम को देखना होगा। और डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो 2 कैंडल्स बनी थी, जो नॉड फॉर्मेशन हुआ था डेली टाइम फ्रेम पर, उसी के अंदर प्राइस कंसोलिडेशन करता रहा जब तक बजट सेशन, कल का सेशन खत्म नहीं हुआ।
और कल के सेशन में प्राइस ने इस कैंडल के लो को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर आकर ही क्लोज किया। ठीक है, आज के सेशन में जब कल के सेशन में प्राइस नीचे डाउन साइड मोमेंटम कर रहा था, क्लोजिंग नेगेटिव दिया, तो जब आज ये लो ब्रेक हुए एक ह्यूज सेलिंग मिली और प्राइस ने जो लो लगा दिए वो लगभग 50,800 के लगा दिए। लेकिन आज के मार्केट की क्लोजिंग कैसी है? पॉजिटिव क्लोजिंग है। ठीक है, अच्छा, ये जो नॉड फॉर्मेशन है ये कौन से टाइम फ्रेम पर बना है बताइए? डेली टाइम फ्रेम पर बना है। मैंने आपको एक बात हमेशा ही समझाई है कि अगर आप पिछले 3 दिन के प्राइजेक्शन को अच्छे से मेज़र करके बैठते हैं, अच्छे से समझ कर बैठते हैं, तो आपका नेक्स्ट सेशन का जो ट्रेड होगा वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा पिछले किसी सेशन से। जैसे अगर आपको कल के सेशन का प्राइजेक्शन याद हो तो प्राइस कैसा था? थ्रू आउट द सेशन वीक था। पहले पूरे सेशन में प्राइस वीक रहा और बीच बीच में बड़े हायर साइड पुल बैक कर रहा था। आज के प्राइस ने उसी चीज़ को फॉलो किया। प्राइस तो पहले सेशन में वीक रहा, लेकिन सेकंड सेशन में जब सेकंड हाफ में प्राइस ट्रेड किया 1-1:30 बजे के बाद, तो आपने देखा कि इसी तरीके का पुल बैक आज भी आपको देखने को मिला। ठीक है, बस कल की क्लोजिंग नेगेटिव थी, आज की क्लोजिंग पॉजिटिव है, एक ये डिफरेंस है। तो हमारे लिए वेटेज क्या है? रिसेंट प्रीवियस सेशन। तो आज का सेशन कल के लिए सबसे ज़रूरी है पहले हाफ के लिए। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया? कल के प्राइजेक्शन को लगभग रिपीट किया है, उसी को दोहराया गया है। इसी तरीके से किसी भी टाइम फ्रेम पर बने हुए सेटअप्स किसी और टाइम फ्रेम पर रिपीट होते हैं, इस बात को ध्यान रखा कीजिए। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने एक नॉड फॉर्मेशन को यहाँ बनते हुए देखा है। अब ये नॉड फॉर्मेशन या तो डेली टाइम फ्रेम पर रिपीट होता या किसी और टाइम फ्रेम पर रिपीट होता। तो किस टाइम फ्रेम पर ये रिपीटेशन देखने को मिल रहा है आपको? अगर यहाँ गौर करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आवरली टाइम फ्रेम पर इसी तरीके का नॉड फॉर्मेशन आपको बन रहा है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर जब नॉट फॉर्मेशन बना था तो आपने क्या देखा था? ध्यान से देखिए, आपने देखा था एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन 3 से 4 सेशन का, मतलब 4 से 5 कैंडल तो उसी रेंज में बाजार रह गया। ठीक है, लेकिन जब आज का ये आवरली टाइम फ्रेम में नॉट फॉर्मेशन बना है, तो अगर 4 से 5 कैंडल इस रेंज में रहेंगी, इसका मतलब है कल 11, 12, 1 बजे तक हो सकता है प्राइस एक नो ट्रेडिंग जोन में हो, जो कि ये रेंज है। यहाँ वॉलेटिलिटी हायर होगी, लेकिन प्राइस का मोमेंटम डेड होगा, डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शनल मोमेंटम कब मिलता है बताइए? सभी को मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है। डायरेक्शनल मोमेंटम तभी संभव है जब विक्स, इंडिया विक्स पॉजिटिव ट्रेड करेगा, तो वन डायरेक्शनल ट्रेंड आते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट मार्केट में कल के सेशन में इंडिया विक्स 17% नेगेटिव था। अगर आज के सेशन में आप देखें तो 7.5-8% के आसपास नियर अबाउट इंडिया विक्स गिरा हुआ है। तो डायरेक्शनल ट्रेड की संभावना इस बाजार में कम लगती है। आज के सेशन में भी आपने वही होते हुए देखा। बाजार के जो लो लगे हैं वो अगर आप गौर करें तो 50,800, और फिर जो प्राइस की क्लोजिंग है चार्ट पर वो है 51,430। तो हम लोगों ने एक डाउन साइड मोमेंटम मॉर्निंग में दिया और क्लोजिंग के समय उसको लगभग 50% के आसपास रिकवर करके क्लोज किया है। ठीक है, 50 से 60% आसानी से हम लोगों ने रिकवरी करके डे हाई से जितना गिरे थे उसकी रिकवरी करके क्लोज किया है। तो ये एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि विक्स डाउन है, इसका मतलब है वन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं आएगा। अगर ट्रेंड आना होगा तो वॉलेटिलिटी होगी, चॉपी मार्केट होगा, हायर साइड मोमेंटम भी मिलेगा, लोअर साइड मोमेंटम भी मिलेगा, हायर हाइज के फॉर्मेशन भी होंगे एक ही दिन, लोअर लोज के फॉर्मेशन भी उसी दिन होंगे। ठीक है, और पुल बैक, कल के प्राइस में एक अच्छा खासा पुल बैक आप देख रहे थे, आज के सेशन में भी आप वही पुल बैक देख रहे थे। ठीक है, तो ये कोरिलेशन आपको ध्यान रखना है इंडिया विक्स में कि प्राइस इंडेक्स तभी डायरेक्शनल मोमेंटम करता है जब आपको पता हो कि इंडिया विक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसको आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करेंगे? बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं, दोनों के लिए, अगर आप बेसिकली ट्रेंड ट्रेडर हैं कि मोमेंटम के साथ चलते हैं, तो जो मोमेंटम के साथ ट्रेडर चल रहा है उसको पता होना चाहिए कि हर कैंडल आपके लिए ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके अपनी पोजीशन को ट्रेड करते हुए प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए जब इंडिया विक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। क्यों? कहीं से भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं मोमेंटम चलता रहेगा दिन भर या 2-3 दिन, है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि 2-2 घंटे तक प्राइस वन साइड डायरेक्शनल मोमेंटम में रहे। ठीक है, दूसरी बात,
अगर विक्स पॉजिटिव है तो आपको राइडिंग करनी है। अगर आपने एक कॉल ऑप्शन बाई किया या पुट ऑप्शन बाई किया या कॉल ऑप्शन सेल किया, पुट ऑप्शन सेल किया और आपके फेवर में मार्केट चल रहा है, तो आपको जल्दी पोजीशन को बुक नहीं करना, बाजार को मौका देना है। वो जितना देर तक ट्रेंड में रहेगा, मोमेंटम में रहेगा, तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो बड़े टारगेट जब मिलते हैं जब विक्स पॉजिटिव होता है, और छोटे छोटे टारगेट्स को आपको हिट करना होता है जब विक्स नेगेटिव होता है। ये बहुत छोटा सा मेजर डिफरेंस है। जो लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है वो बस इसी बात को नहीं समझ पाते हैं कि पोजीशन को बुक कब करना है। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंसी आपके स्किल पर है। अगर आप अपने स्किल को बढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया विक्स नेगेटिव है तो जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कट कीजिए। अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो जितना हो सके उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइट कीजिए। तो बड़े प्रॉफिट तब आएंगे जब विक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, लगभग हम लोगों ने प्राइस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। अब कल के लिए हमारे ट्रेडेबल मोमेंटम कौन से होंगे जहां से हमको बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली बात तो डिस्कस कर ली कि आवरली टाइम फ्रेम पर जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते कोई मोमेंटम मिलेगा। लेकिन एक नॉड फॉर्मेशन का अभी तक हम लोगों ने अपडेटेड सेशन नहीं किया। नॉड फॉर्मेशन तो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, लेकिन उसको और आगे तक इन डेप्थ नॉलेज में हम लोग नहीं लेकर गए। जो आज का ये नॉड फॉर्मेशन है, इसमें दो बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। दो कंडीशंस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है क्या, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड और रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। जैसे जब बाजार गिर रहा हो तो अचानक से रिकवरी करना, तो रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। जब बाजार चल रहा हो तो अचानक से उसको गिरा देना, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। तो ये जो रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड का इंपैक्ट होगा और रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड का इंपैक्ट होगा, इनका तुलना करना, डिफरेंस कितना है इनमें। ठीक है, अगर आप वो मेजर कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से नॉट फॉर्मेशन को रीड कर पाएंगे। जैसे अगर आप गौर करें तो गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर इस कैंडल की जो ओपनिंग थी, यहाँ पर देखिए लिखा है OHLC, मतलब क्या है, ओपन हाई लो क्लोज। तो जब मैं कैंडल पे कर्सर ले जाऊंगा तो आपको ओपन प्राइस देखना है। ठीक है, इस कैंडल का ओपन प्राइस देखिए 50,51,070, 71 है, हम लोग राउंड फिगर प्राइस पकड़ रहे हैं। ठीक है, 51,070। अब इस कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का लो कितना है, 50,780, 784 है, तो हम लोग 50,800 मान लेते हैं। ठीक है, फिर इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग क्या है, 51,100, कितनी है, 51,100। अब आप एक डिफरेंस लीजिए, 50,800 से जब 51,070 से 50,800 बाजार आया तो कितने पॉइंट की गिरावट हुई, 270 पॉइंट की गिरावट हुई। और इस 270 पॉइंट की गिरावट के बाद जब प्राइस ने रिकवरी की तो कहाँ क्लोज किया, 50,100 पर। तो 270 पॉइंट की गिरावट के बाद रिकवरी कितनी हुई, 300 पॉइंट की रिकवरी हुई। तो रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड कितना पॉजिटिव है, 300 पॉइंट्स। ठीक है, अब इस कैंडल में इसी चीज को जरा देखिए, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, ये बायर जिस बाजार गिरते हुए बाजार में बाजार को अचानक से मोमेंटम चेंज करके हायर साइड ट्रेड कराया। अब नेक्स्ट कैंडल, आवरली कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, प्राइस ओपन कहाँ हुआ है, बहुत ध्यान से समझिए, प्राइस ओपन कहाँ हुआ है, 51,103, 51,100 पर ओपन हुआ। ठीक है, और चलकर कहाँ तक गया है, आप देखिए हाई देखिए इसका 51,515, तो 500 मान लेते हैं, 400 पॉइंट का हायर साइड मोमेंटम था ये, ओपन टू हाई। फिर क्लोजिंग क्या मिली है बाजार को इस कैंडल में, 51,034, तो राउंड फिगर 51,000 मान लिया जाए, तो 500 पॉइंट गिरावट करके क्लोज किया। इसका मतलब है रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड था 300 पॉइंट्स और रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड है देखिए 500 पॉइंट्स। तो इस नॉड फॉर्मेशन में जो वेटेज आप देंगे वो सेलर को ज़्यादा देंगे, क्योंकि एक अपर विक और हायर विक तय करता है, अपर विक और लोअर विक तय करता है कि नेक्स्ट फर्दर मोमेंटम में बायर स्ट्रांग है या सेलर। तो इस नॉड फॉर्मेशन में सेलर ज़्यादा इंपैक्टफुल दिखता है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है, सिर्फ आपके प्राइजेक्शन में मतभेद है। जैसे समझिए ध्यान से, आज आपकी क्लोजिंग कैसी है बताइए, क्लोजिंग पॉजिटिव है, ये छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और आज के इंट्राडे के आवरली टाइम फ्रेम के नॉड फॉर्मेशन में सेलर एग्रेसिव दिखता है, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड ज़्यादा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतभेद है प्राइजेक्शन में कि इंट्राडे में सेलर एग्रेसिव है और क्लोजिंग के टाइम पर बायर एग्रेसिव है। इसका मतलब है कि कल के सेशन में जो अधिकतर संभावना है वो ये नहीं है कि प्राइस किसी डायरेक्शनल मोमेंटम की तरफ जाएगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि प्राइस वॉलेटाइल रह सकता है या फिर बिल्कुल भी वॉलेटाइल ना होकर एक रेंज को ट्रेड कर सकता है।
तो प्राइस के चॉपी होने की कंडीशन है। क्यों? एक तरफ बायर स्ट्रांग है क्लोजिंग के टाइम पर, और मीडियल टाइम पर जब आपने आवरली टाइम फ्रेम देखा, बिगर टाइम फ्रेम को जब आपने देखा, तो आपको पता लग रहा है कि सेलर का रिजेक्शन बढ़ा है। तो बायर और सेलर जब दोनों स्ट्रांग होते हैं तो ऐसा मानना चाहिए कि प्राइस में कोई वन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं आएगा। प्राइस एक रेंज को ट्रेड कर सकता है, वॉलिटिलिटी हो सकती है, लेकिन वन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं आएगा। इसका मतलब है कल आपके लिए एज अ ट्रेडर क्या जरूरी हो जाता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब भी प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आकर जाए, जहां से पिछली बार चलकर गया वहीं आ रहा है, तो आपको खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब भी प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस, जहां से अभी अभी गिर कर गया वहीं पहुंचने की कोशिश करे, तो आपको बिक वाली देखनी है। ये आज के सेशन के सेकंड हाफ से तय हो गया था। देखिए मार्केट में क्या हुआ, एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम आपने देखा 50,800 तक, ठीक है। प्राइस 50,800 से चलकर गया, इस रेंज से चलकर गया, यहां पर कंसोलिडेशन कर रहा था, इसी रेंज से चलकर गया 50,960 से हाई लगाया 51,500। तो ये जो रैली थी 500 पॉइंट, ये क्या है? अभी अभी मार्केट यहां से चलकर गया, अभी अभी चलकर आया। तो जब लौट कर आया इसी सपोर्ट के पास, तो आपने दोबारा मोमेंटम देखा। यही आपके लिए कल जरूरी है। किसी लेवल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कल आप ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ एक ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे, जो कि है आज का डे लो। कभी भी प्राइस अगर 50,800 को ब्रेक करेगा और विक्स हायर साइड ट्रेड करेगा, तब आप शॉर्ट करेंगे बाजार में और बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर विक्स पॉजिटिव हुआ और 50,800 आज का डे लो ब्रेक हो गया, जब तक आज के डे लो ब्रेक नहीं होते, या फिर जब तक प्राइस ये कल का हाई ब्रेक नहीं करता। अब कल का हाई बताइए कितना दूर है, सोचिए 52,500, ठीक है। तो वॉलिटिलिटी रेंज हमारे लिए बड़ी है और ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। तो आपको सपोर्ट के पास बाइंग देखनी है, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग देखनी है। जब भी प्राइस अगर 51,900 के पास पहुंचे, तो शॉर्ट का कोई आपको सेटअप मिले, डोजी फॉर्मेशन हो जाए, उसके लो ब्रेक हो जाए, कैंडल इंगल्फ कर जाए, एक नेगेटिव इंगल्फिंग जिसको हम बेयरिश कैंडल कहते हैं, तो आप वहां पर शॉर्ट करेंगे। बॉडी से बॉडी को कवर करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्राइस दोबारा सपोर्ट के पास पहुंचे, तो आप खरीदारी की कोशिश करेंगे। यही आपके कल के लिए ट्रेड प्लान है कि रेंज को ट्रेड करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के फेलियर होंगे अगर विक्स कल भी नेगेटिव रहा तो। अगर विक्स पॉजिटिव रहा और डे लो ब्रेक हो गए, तब आपको मोमेंटम मिलने की संभावना है। उसके अलावा कल के सेशन में कोई वन डायरेक्शनल ट्रेड की संभावना नहीं है। लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऐसा अगर रह गया हो जो आपको ना समझ आया हो, या फिर आप चाहते हो कि ये डेली एनालिसिस के सेशन में कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को मैं और डिस्कस करूं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मैं चाहता हूं आप लोग जितना हो सके उतना कमेंट करें, फिर आपकी रिकमेंडेशन पे मैं चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।